जय हिंद। आप सभी को जोहार। आपका स्वागत है आरएस क्लासेस में। और मैं आज क्लास 12th की पहली एमसीक्यूज सीरीज की चर्चा करने वाले हैं। अर्थात हम कहेंगे कि हम एमसीक्यू सीरीज का पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताएंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि अगले बार से आपको और चैप्टर्स की वीडियो को हम उपलब्ध कराएंगे आप लोगों के बीच में। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। तो ईंटें और शहरी नियोजन के एमसीक्यूज को जानेंगे, मन के शिल्प और वहां के व्यापार को जानेंगे, अस्थियां, अंत्योष्टि और सामाजिक अंतर को जानेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, खोजें और सामान्य ज्ञान को जानेंगे, अभिकथन कारण आधारित प्रश्न को जानेंगे और हड़प्पा का पतन का मुख्य कारण को जानेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो की, है ना। शहरी नियोजन की बात करेंगे तो बोला क्या कि हड़प्पा सभ्यता का जो ईंटों का अनुपात था, अर्थात उसका जो साइज था वो किसके आकार का था। तो यह क्या था, 1:2:4:8:16 अनुपात, अर्थात यह बढ़ता जाता था, जहां पे सर्वोत्तम जो माना जाता था वो 4:16 का माना जाता था। जो कि आपको पता भी है कि ईंट का जो आकार ऐसा नहीं होता है ना। ईंट का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो 4:16 का महत्व रहता था। तो यहाँ बोला कि इसका आकार का कैसा अनुपात होता था, 1:2:4। देखिएगा, इसको देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है आपका बढ़ते क्रम में, जिस तरीके से आपको हम अभी बताए थे। यहाँ क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की पक्की ईंटों का अनुपात 1:2:4 था, जो उनकी मानकीकरण और उन्नत निर्माण के तकनीक को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है। सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनी थी और नालियां ढकी हुई थी। नालियां घरों के बनने के बाद बनी थी, गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में कोई जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके जल निकासी व्यवस्था को हम बखूबी पढ़े थे और थ्योरी में पूछता भी है। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी थी और नालियां ढकी हुई थी। पूरा कि मोहनजोदड़ो को जल निकासी प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी और उन्नत प्रणालियों में से एक थी। नालियां सड़कों के किनारे बनी होती थी और ढकी हुई रहती थी। जबकि हम इसको थ्योरी में बताते भी हैं कि जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में आज से लगभग 5000 वर्ष या 4500 वर्ष हम कहें तो 4500-5000 वर्ष पर जिस प्रकार की व्यवस्था थी, आज वर्तमान में भी वैसी व्यवस्था नाली की नहीं है हमारे देश में। ईंटें बोला क्या, ग्रेट बाथ अर्थात विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जहाँ पे विशेष अनुष्ठानिक कार्य के लिए लोग स्नान करते थे। जैसे अभी देवघर का महीना चल रहा है, लोग जाके जल उठाते हैं, फिर देवघर आते हैं, शिवालय में स्नान करते हैं और जाके फिर जल को अर्पित करते हैं। बड़ा ग्रेट बात एक बड़ा स्नानागार था, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। आप इसको जो है आप अपने से एक बार रीड कर लीजिएगा, हम केवल एमसीक्यूज की चलते हैं। हड़प्पा में सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, तो राखीगढ़ी थी, है ना। सबसे बड़ी राखीगढ़ी थी। जो अब यहाँ पे हड़प्पा दे दिया, जबकि ये भारत का, यहाँ पे चर्चा क्या होगा, भारत में, है ना। पर 350 हेक्टेयर से भी इसका क्षेत्र ज्यादा फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सीटाडल, है ना, दुर्ग का क्या उद्देश्य था। तो कोई भी किला जो होता था या दुर्ग होता था, वो वहां की सुरक्षा की दृष्टि से, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण से उसको घेरा जाता था। पूरा सार्वजनिक समारोह और प्रशासनिक कार्य के लिए उसको घेरा जाता था। अब इसको देख सकते हैं कि क्या था, इसमें ग्रेट बाथ और अन्नागार जैसी महत्वपूर्ण इमारतें भी शामिल थी, जिसे घेरा गया था। मन के शिल्प और व्यापार, यहाँ से देखेंगे 5 प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख मन का, है ना, उत्पादन केंद्र कौन सा था, तो चनहुदड़ो, है ना, चनहुदड़ो। आप अगर मेरे क्लास में क्लास किए होंगे तो इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, चनहुदड़ो के खोजकर्ता कौन है। आप 12th क्लास के बाद बच्चे जो होंगे आप इसे मैसेज करेंगे कि चनहुदड़ो की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे कार्नेलियन का, जैस्पर का, शंख का और
फ्योन्स है ना, यहाँ पे फाइंस लिखा है, यहाँ पे होता है फ्योन्स। फ्योन्स का बना होता था, है ना। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा शब्द किस शब्द के लिए, किस सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा शब्द जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग में लाया गया था। कि कौन सी सामग्री हड़प्पा सभ्यता द्वारा लंबी दूरी के व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया जाता था? तो तांबा और लापिस जैसे लाजुली वस्तुओं के लिए दूर दराज तक इसका व्यापार किया जाता था, जैसे कि कहाँ तक? अफगानिस्तान तक इसकी दूरी से, इतनी दूर से हम वस्तुओं को मंगवाते थे। हड़प्पा सभ्यता के पाट किस सामग्री के बने होते थे? तो वह चट होता था, एक पत्थर होता था, चट नामक पत्थर से इसको बनाया जाता था। अस्थियां, अस्थि का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या कहते हैं इसको? हड्डी। अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है? अंतिम, अर्थात अंतिम संस्कार की चर्चा हुई कि लोगों को दफनाया कैसे जाता था, उत्तर की दक्षिण में लेटाया जाता था कि कैसे लिखाया जाता था। सामाजिक अंतर मतलब समाज में यहाँ एक दूसरे को कैसे यहाँ पे लोग बताता था, है ना। मेरा है प्रश्न नंबर 11, अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो अस्थि विज्ञान के अंतर्गत आएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कारों से समाज में क्या संकेत मिलता है? अर्थात बोला क्या कि गहने और बर्तनों के अवशेष सामाजिक अंतर को दर्शाते हैं, अर्थात लोगों को बोला क्या, कब्रों में मिले गहने बर्तन और अन्य सामग्री वहां की उपस्थिति विविधता को और सामाजिक अंतर को दर्शाता है। अर्थात किसी जगह पर अगर लोग मरते थे तो जेवरात, गहने इत्यादि दफनाए जाते थे, जिससे वहाँ के वर्ग के बारे में पता चलता था। यहाँ पे जो अमीर वर्ग होता था तो उसको साथ उसके गहने इत्यादि को दफनाया जाता था, और जो नॉर्मल आदमी मरता था उसके साथ वैसा नहीं देखने को मिलता था। तो यहाँ के वर्ग के बारे में, समाज के बारे में बताता है कि यहाँ पे अमीर और गरीब के साथ भी भेदभाव यहाँ पे होता आया था। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े, है ना, के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सूर्यकोटदा से घोड़े के अवशेष हमारा प्राप्त हुआ है। ये सूर्यकोटदा कहाँ पे मिलता है हमारा? तो सूर्यकोटदा मिला है, कहाँ में है? गुजरात राज्य में है सूर्यकोटदा। अगला सवाल है हमारा, पशुपति शिव की मुहर किस स्थान से प्राप्त हुई है और इससे क्या पता चलता है? तो मोहनजोदड़ो के स्थान से धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। अर्थात पशुपति के शिव की मोहर जो मिली है वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इससे क्या पता चलता है? तो यहाँ के धार्मिक विश्वासों का पता चलता है कि यहाँ पे पशुपति शिव की मुहर थी, अर्थात भगवान थे, तो यहाँ पे धार्मिक विश्वास लोगों का बना हुआ था भगवान के प्रति। हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु किसे माना जाता था? तो कुब्बड़ वाला बैल को यहाँ का सबसे पवित्र पशु माना जाता था। क्या मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मुर्दों का टीला, या फिर जो क्लास 11th में आप लोगों को पूछता है इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसे जब हम पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे पढ़ते क्या, हम यहाँ पढ़ते हैं इतिहास को 3 कालखंडों में जब बांटते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, यहाँ पे पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और यहाँ पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल, है ना, यहाँ पे ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी 4 चीजों को पढ़ते क्या क्या, कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। जब हम यहाँ इसको यहाँ पढ़ते हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, कांस्य युग, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? कांस्य युग। तो यहाँ पे क्या दिया है कि कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता की देन है, अर्थात यहाँ पे कांस्य की खोज हो चुकी थी। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बहुत बारीकी से यहाँ की इसकी खोज करवाई थी।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा से मिला। अन्नागार क्या होता है? जिस प्रकार से अभी हमारा शीतलक गृह होता है, जहाँ पे वस्तुओं को ठंडा रखने के लिए, अर्थात वस्तु जैसा उस प्रकार से रखने के लिए रखा जाता है, तो इसी को कहते हैं क्या? कोल्ड स्टोरेज। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या था? हड़प्पा में क्या था कि अनाज को रखने के लिए घर बनाया गया था, जिसे हम अन्नागार कहते हैं। बोला कालीबंगन स्थित है और यह किस नदी के किनारे बसा है? तो कालीबंगन जो है वो हमारा राजस्थान में है और इसके किनारे जो नदी होगी वह घग्गर नदी होगी। अर्थात क्या बोलता है कि काली बीबी मांगे घाघरा कंगन, एक के थापर मारो तो आनंद आ जाए। अर्थात यहाँ पे जो होगा बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष जो है इनकी खोज करता हो जाएंगे, है ना। आप हमारी सबसे पहली वीडियो है ना यूट्यूब की पहली या तीसरी वीडियो जिसको हम व्हाइट बोर्ड में बनाए थे, है ना, व्हाइट बोर्ड में जिसको बनाए हैं, वहां पे इस चैप्टर के लगभग 8 ट्रिक हमने दिए हैं, जहां पे आपका 12th क्लास में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको अगर यह चीज समझ में आएगा तो इसी पहली वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हड़प्पा लिपि में कितने चिन्हों का उपयोग किया गया है? तो लगभग 350 से 400 शब्दों का अर्थात चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता था, लिखित नहीं था। यहाँ पे लिखित के स्थान पर क्या था? चिन्हित स्थान था। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपको चिन्ह के माध्यम से व्यापार किया जाता था और लोग चित्र ही बनाते थे। मोहर होता या मुद्रा होती, उसी में क्या था? चिन्ह का प्रयोग होता था, क्योंकि लिपि का निर्माण विशेष यहाँ पर हुआ नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति शिव, जो कि पहले ऊपर में देखें, शिवलिंग और प्रकृति, क्योंकि यहाँ पे एक मुहर पर एक नारी के पेट से वृक्ष का चित्र मिला है। अर्थात वृक्ष किसका प्रतीक है? तो प्रकृति का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पे इन सभी की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अभी कारण और आधारित प्रश्न जो है इसको हम देखते हैं। बोला क्या कि हड़प्पा सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कारों में सामाजिक अंतर दिखाई देता है, तो बात तो यहाँ पे सही है। दूसरा क्या है? कब्रों में गहने और बर्तनों जैसी वस्तुओं की उपस्थिति मृत्यु के बाद के जीवन में उनके उपयोग में विश्वास को दर्शाती है। ये भी बात क्या है? सही है। अब इसको कैसे बनाना है? बोला क्या ए और आर दोनों सही है। हम अभी क्या बोले? ए भी सही है और ए भी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या? ये इसको दर्शाता नहीं है, अर्थात ये अपना एक अलग मायने को रखता है। अंत्येष्टि संस्कारों में सामाजिक अंतर को दिखाता है, जबकि ये अंत्येष्टि संस्कारों में उसके उपयोगिता को या उसके पावर को दिखाता है ना। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत थी, ये भी बात क्या है? सही है। नालियां सड़कों के किनारे ग्रिड पैटर्न पर बनाई जाती थी और हर घर की नालियां जुड़ी होती थी और ढकी होती थी, ये भी बात अभी जस्ट ऊपर में पढ़े कि सही है। तो यहाँ पे अंतर क्या है? बोला क्या कि ए और आर दोनों सही है। आर तथा ए की सही व्याख्या करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के, मतलब क्या बोला? आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब पहला जो ए वाला है यहाँ पे इसकी व्याख्या को सही दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कारण नहीं माना जाता? हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति का या खत्म होने का या पतन का कौन सा कारण नहीं माना जाता है? तो नदियों का सूखना माना जा सकता है, जलवायु परिवर्तन क्या बोल सकते हैं, इसको भी माना जा सकता है, इसको भी माना जा सकता है, विदेशी आक्रमण, क्योंकि इसके बाद भारत में कौन आए थे? आर्य आए थे। कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया के देश कौन कौन से? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश हैं। तो ये तीनों कारणों को बताया जाता है, लेकिन पूरी तरह से फैली बीमारी जो है ये बात सिद्ध नहीं करता, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, संभावित आक्रमण माना जाता है, लेकिन बीमारी को मुख्य कारण नहीं माना जाता। कोई भी ऐसा बीमारी नहीं होता है जहां पे सबको लपेट के चल दे। किस हड़प्पा स्थल पर पकी हुई ईंटों के खेत और अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगन से आपको यहाँ पे पक्की ईंटों के स्रोत यहाँ पे मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो भैया
वहां पे हम बोल सकते हैं कि ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, तो बहुत बड़ा व्यापार नहीं रहा होगा। तो व्यापार तो रहेगा, मुख्य व्यवसाय, क्योंकि कच्ची वस्तुओं को तो बेचा जाता था। यहाँ पे किस माध्यम से, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्या होता है, तो जब मान लिया जाए कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है जिसके यहाँ चावल 20 पेटी है, और एक व्यक्ति है जिसके पास गेहूं 20 पेटी है। तो ना ये व्यक्ति तीनों वक्त चावल खा सकता है, और ना ही ये व्यक्ति तीनों वक्त रोटी खाने के लिए खा सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब दूसरा समझाना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर चावल को तीनों वक्त नहीं खाएगा, तो ये भी व्यक्ति चावल की रोटी को तीनों वक्त नहीं खाएगा। तो दोनों के बीच में क्या नियम बनेगा कि ऐसा करो, तुम मेरे से 10 बोरा ले लो और तुम हमको कितना दे दो, 10 बोरा दे दो। तो दोनों आदमी क्या करेंगे कि अपने अपने हिसाब से भोजन को हम करेंगे। तो यहाँ पे कैसा था बोला, क्या उपरोक्त सभी मवेशी पालन, कृषि और व्यापार यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। और अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं, तो लगभग 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं ना। मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई लड़की किस धातु की बनी हुई थी, तो कांसे की, है ना। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहां से मिले हैं, तो सोरतुघई से हमें क्या मिला है, नहरों के अवशेष मिले हैं। अब ये जो श्रृंखला है, 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो आपके जैक बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसका हमने एक वीडियो बना दिया है। आप जो भी क्लास 12 के छात्र या छात्राएं हैं, है ना, वो क्या करेंगे कि इसको अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि 12th में बच्चों की संख्या थोड़ी कम रहती है। अब देखिए इसका क्या है, वीडियो में कोई कमी नहीं दिखेगी आपको, और ना ही प्रश्नों में कोई कमी दिखेगी। रीजन क्या होता है कि आपके अंदर एक मानसिकता हो जाती है कि जिस चैनल में, है ना, जिस चैनल में व्यूज कम होते हैं ना, कम होते हैं, तो बच्चों को वह चैनल खोल के देखने का मन नहीं लगता। और अगर व्यूज हाई है तो नहीं देखने वाला भी उसी चैनल को देखता है। तो यह क्या हम सरकार बतलाना चाह रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसके व्यूज को थोड़ा सा पूरा हाई कर देंगे ना, इतना लंबा कर दीजिएगा कि जो व्यक्ति नहीं भी पढ़ने वाला हो इस चैप्टर को पढ़े और इसको जाने। तो आप इसे ग्रुप में शेयर करेंगे, लोगों के बीच में वितरण करेंगे, तब जाके ये क्या होगा कि हमारा व्यूज बढ़ेगा और लोगों को मेरे आरएस क्लासेस चैनल पर भरोसा बनेगा, जिसके माध्यम से हम कई प्रकार के और कई बेहतरीन कंटेंट तैयार करेंगे। और जैसा जैसा आप हमको फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि पॉलिटी का चाहिए, अगर आपको पॉलिटी चाहिए, पॉलिटी का एमसीक्यू चाहिए, या होम साइंस का चाहिए, या जो भी जिस विषय का भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सीधा अर्थ है, आप हम पूरा वीडियो लगातार बना रहे हैं 20 मिनट का, 25 मिनट का, और व्यूज आ रहा है 40 और 50, तो बताइए क्या ही फायदा होगा। इससे मेहनत करने का क्या आपके अंदर ऊर्जा आएगी। तो हम बोलेंगे नहीं, इसको कम से कम कितना कर दीजिए, 400 या 500, तभी जाके क्या होगा कि लोगों को इस पर भरोसा बनेगा और इससे जुड़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, तब जाके वीडियो बनाने का मोटिव तैयार होगा, मन लगेगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।